हेलो एवरीवन, आज हम MSD 9 पर चैप्टर सेकंड की बात कर रहे हैं। तो जब हम MSD 9 के सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सेकंड चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है कि आधुनिक विधा के रूप में कहानी का जो उद्भव है उस पर प्रकाश डालिए। तो आधुनिक विधा के रूप में कहानी के उद्भव पर प्रकाश डालना है, जो क्वेश्चन मैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। और एक क्वेश्चन है छोटी कहानी के विकास क्रम का विवेचन। जो छोटी कहानी है उसके विकास क्रम का विवेचन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर में आ चुका है कई बार, तो इसको हम प्रिपेयर करेंगे। छोटी कहानी जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब आप पढ़ेंगे ना इसको छोटी कहानी के बारे में, तो आपको जर्मन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड स्टेट के कुछ राइटर्स के नाम बार बार पढ़ने को मिलेंगे, उनके कुछ राइटअप्स पढ़ने के बारे में मिलेंगे और उनके बारे में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दिया होगा। तो आप एक बार गूगल पर जाकर प्लीज़ पहले गोएते, जैसे जर्मन के गोएते हो गए, लुडविग टीक जो है जर्मन के, उनके बारे में ETA हॉफमैन हो गया, हाइनरिक ऑफ क्लाइड्स जो हैं, ये राइटर्स हैं, इनकी हिंदी में शॉर्ट समरी आएगी, उनके बारे में थोड़ा सा देख लें ताकि आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि ये राइटर्स किस तरह की राइटअप्स करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो आप ना इस क्वेश्चन को जल्दी से ग्रास्प कर पाएंगे, जल्दी से समझ पाएंगे, नहीं तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो ये। ठीक है, इसी तरह फ्रांस के पोस्पे मेरमी हैं, ड्यूडे अल्फोंसे हैं या फिर गाइडे मोपानसा, ये 3 राइटर्स हैं, इनमें से किसी 2 के बारे में आप अच्छे से समझ लें। और इसी प्रकार रूस के अलेक्जेंडर पुश्किन है, पुश्किन के बारे में, गोगोल जो है उनके बारे में, या फिर लेव तोल्स्टोय के बारे में, या चेखव, इनके बारे में आप थोड़ा बहुत जान लें प्लीज़। और इसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट के जेवी केबल हैं या ब्रेट हार्ट हैं, और सेरा ऑन जेविट या वॉशिंगटन इरविन या हॉर्थोर्न, इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लें। मेरा ऐसा आपसे इसलिए रिक्वेस्ट करना है क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में हमें यही सब देखने को मिलता है, जो हमारा खंड 3 है, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से हम पढ़ने भी वाले हैं, तो थोड़ा सा उसमें भी आपका हेल्प हो जाएगी। खंड 3 से रिलेटेड वीडियोस मैंने अभी नहीं बनाई है, मैं खंड 3 से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊँगी। और खंड 3 सबसे लास्ट में लाने का रीज़न यही है क्योंकि सबसे आसान चीज़ें ना जल्दी से समझ में आ जाती है, तो वो पहले कवर कर लेना चाहिए, नहीं तो टफ के चक्कर में क्या होते कि आसान चीज़ें रह जाती हैं। और टफ कहने का मतलब ये है क्योंकि इंडियन राइटर्स से ना बहुत ज़्यादा परिचित है बचपन से ही, लेकिन इंग्लिश राइटर्स जो होते हैं इतना ज़्यादा हम पढ़ते नहीं है, तो कई बार वो उनके नाम भी हमारे लिए टफ हो जाते हैं, उनके राइटअप्स को भी हिंदी ट्रांसलेशन में एक्चुअल में वो मज़ा नहीं आता, तो हम वो पढ़ते भी नहीं है। लेकिन आपको वो पढ़ना है। अभी जो हमारा खंड 3 आएगा उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे, तो वो बात की बात है। अभी आप फिलहाल शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शॉर्ट स्टोरी में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शॉर्ट स्टोरी कहते किसे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट स्टोरी की परिभाषा क्या होती है? शॉर्ट स्टोरी यानी छोटी कहानी एक प्रकार की गद्य विधा है। ठीक है, गद्य विधा है और जो सामान्यतः नॉवल, उपन्यास और लघु उपन्यास की तुलना में अधिक छोटा, सुसंबद्ध और संकेंद्रित और घनीभूत होती है। ठीक है, जैसे लघु उपन्यास बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके कंपैरिजन में सिर्फ एक ही चीज पर केंद्रित होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है, इसलिए इसे शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। और ये परिभाषा आप जब शॉर्ट स्टोरी का आंसर लिखेंगे सबसे पहले लिख सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट स्टोरी के रूप निर्धारण में स्केच और उपाख्यान की भूमिका, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने पता है जब भी आपको कोई चीज टफ लगे ना, तो आप क्या किया कीजिए, उसको टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। इस पूरे पैराग्राफ में मेनली पता है क्या दिखाया गया है? इसमें यही दिखाया गया है कि छोटी कहानी के विकास में स्केच और उपाख्यान जो है टेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और शॉर्ट स्टोरी इसी के भीतर जो है इन दोनों से मिलकर शॉर्ट स्टोरी विकसित हुई थी। तो उपाख्यान जो होते हैं वो पुरानी विधा होती है स्केच के कंपैरिजन में। इसी तरह स्केच के बारे में बोला गया है कि ये तथ्यात्मक और पत्रकारिता के गुणों से युक्त होती है। इसमें तथ्यात्मकता, पत्रकारिता के गुण हमें स्केच में देखने को मिलते हैं। इसी तरह इसमें तुलनात्मक रूप में अधिक विश्लेषणात्मक है ना, स्केच में ज्यादा विश्लेषणात्मक और कम तथ्यात्मक या कहे कम नाटकीय हमें रूप देखने को मिलता है स्केच में। इसी तरह जो उपाख्यान होते हैं वो मौखिक होते हैं, वो चारों ओर बैठे दरबारों में बैठे चारों ओर लोगों को सुनाई जाने वाली कहानी होती है, चीज होती है। वहीं पे जो ये स्केच होते हैं वो लिखे, इसका प्राथमिक रूप लिखित होता है और लेखक प्रत्यक्ष यथार्थ पर अपनी नजर रखता है।
यही मेन चीज जो है स्केच और उपाख्यान के बारे में बोला गया और कहा गया है स्केच के तत्वों के साथ उपाख्यान के तत्वों का मिश्रण करके नई कथा विधा को अस्तित्व में लाया गया जो छोटी कहानी के नाम से जानी गई। तो देखिए कितना आसान हो गया ये समझना आपके लिए, है ना, कि स्केच के तत्वों के साथ उपाख्यान के तत्वों का मिश्रण करके नई विधा तथा विधा को अस्तित्व में लाया गया जिसे शॉर्ट स्टोरी नाम दिया गया। ठीक है, अब शॉर्ट स्टोरी के उदय में साहित्यिक क्षमतावाद और साहित्यिक यथार्थवाद की भूमिका। तो आप देखिए कुछ राइटर्स के नाम आपके सामने आएंगे, आप उन्हें बस पढ़ते हुए चले जाइए और जैसे मैंने आपको सबसे शुरू में करके दिखाया था ऐसे आपको खुद अपने आप करना है अब, और तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। कुछ आलोचकों ने छोटी कहानी के उदय में मूल साहित्यिक स्वच्छंदतावाद और साहित्यिक यथार्थवाद का योगदान देखा है। ठीक है, स्वच्छंदतावाद जो है स्वच्छंदतावाद मतलब आप समझते हो ना, स्वच्छंदतावाद का मतलब होता है कि रोमांटिसिज्म, जहाँ यानी कि कुछ मानवीय प्रवृत्ति को पूरी तरह निषेध करना और कुछ मानवीय प्रकृति को पूरी तरह मान लेना, जैसे संस्कृति के ऊपर भौतिकतावाद, अमूर्त के ऊपर मूर्त को। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं स्वच्छंदतावाद में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, साहित्यिक यथार्थवाद का योगदान देखा जा सकता है हमें छोटी कहानी के उदय में। स्वच्छंदतावाद ने छोटी कथा के भीतर उद्घाटित किए जा सकने वाले अद्भुत असामान्य भावबोधों, उत्तेजनापूर्ण अनुभवों के प्रति रुचि जागृत की, है ना। तो ये बताया गया कि स्वच्छंदतावाद ने छोटी कहानी के उद्भव में किस प्रकार उत्तेजनापूर्ण अनुभवों के प्रति रुचि जागृत की। और फिर उसमें लिखा है कि जो राइटर है एडगर एलन पो की टेल्स ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड अरबेक्स, ये जो राइटअप है उनका इसी प्रकार की रचना का संग्रह है। ये आप याद रखेंगे, इसको अलग से लिख लेंगे। इसका प्रभाव न केवल अमेरिका के लेखकों पर बल्कि यूरोप के और फ्रांस के लेखकों पर भी पड़ा। जर्मन में इसी तरह हाइनरिक ऑन क्लाइस जो राइटर हैं और द हॉफमैन जो राइटर हैं न्यू उपदेश कथाओं का उपयोग मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रश्नों के उद्घाटन के लिए किया था। कुछ बाद में अमेरिकी लेखक जैसे हॉथॉर्न या मिलवे या फिर हेनरी जेम्स, ये राइटर्स हैं, ने घटनाओं और कार्य व्यापारों के स्थान पर व्यक्तिगत संवेदनाओं पर आधारित कहानियां लिखी थी। हेनरी जेम्स ने द टॉर्न ऑफ द स्क्यूर, है ना, ये हेनरी जेम्स की राइटअप है, इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। इसी समय कथाकारों ने समकालीन परिस्थितियों पर असंदिग्ध विश्वसनीयता के साथ लिखने का दायित्व संभाला। फ्रांस में नाम लिया जाता है मेरेमी तटस्थ और व्यक्तिगत भाव निरपेक्ष पर्यवेक्षण युक्त कहानियों का जनक माना जाता है। किसको? प्रोस्पे मेरेमी को। और यह तकनीकी मोपेंसा यानी फ्रांस के राइटर है मोपेंसा की जो सामान्य आदमी की नीरस, है ना, ये और अनुल्लेखनीय जिंदगी में भी विशेष रूप से प्रकाशमान उद्घाटक क्षण को पकड़ लेने के पटु थे, कहानियों में भी दिखाई देता है। यानी कि मोपेंसे की तारीफ करते हुए कहा गया है कि जो उद्घाटक क्षण को पकड़ लेने का जो उनमें टैलेंट था वो भी इनकी कहानियों में ये हमें देखता है। आदमी के नीरस अनुल्लेखनीय जिंदगी में भी विशेष रूप से प्रकाश आदि जो पकड़ लेने का टैलेंट था उनमें, वो सब हमें देखने को मिलता है। तो आप प्लीज इसमें से राइटर्स के नाम अलग करके उनकी विशेषताओं को पॉइंट्स में लिख लें। ठीक है, तो कम से कम अगर आप 6 भी लिखते हैं तो 2 आपको याद रहेगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि छोटी कहानी की अवधारणा के निर्धारण में यूरोप और अमेरिका की भूमिका। तो जैसे जर्मन की जो राइटर्स हैं गोएथे ने अपनी कहानियों में छोटी कहानी का नाम नहीं दिया था, जबकि यह पद नोवेलेन प्रचलन में आ चुका था। उसके स्थान पर उसने अपनी कहानियों के लिए जर्मन सेनानियों के लिए मन बहलावन पद का प्रयोग किया था। ठीक है, ये सब है और ये सब ना हम शॉर्ट में समरी वाले पार्ट से पढ़ लेंगे, तो आप इतना ज़्यादा डीप में भी ना जाएं, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देखें, बाकी आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह रूस के जो राइटर हैं गोगोल की जो कहानी है वो ओवरकोट, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। ओवरकोट गोगोल की कहानी है। ये एक बिल्कुल अपने ही अंदाज में गोल रूस में अमेरिका के पो जो अलग राइटर है के प्रभाववादी तकनीक का विकास कर रहा था। गोगोल ने अपने अरबेक्स नामक जो कहानी संग्रह में पो की कथाओं की तरह ही भ्रमोत्पादक यथार्थ और स्वप्न की कथाएं संकलित की थी, जिसमें नवस्की, पोस्पेक्ट और डायरी ऑफ
ए मैडमैन, ये बहुत फेमस है। डायरी ऑफ ए मैडमैन विशेष रूप से उल्लेखनीय। गोगोल जो रूस के राइटर हैं की कहानियों में अपने समय में असाहित्यिक समझे जाने वाले सामान्य जीव की गहमागमी पर यथार्थवादी ढंग से जोर देने के साथ साथ स्वप्न और विजन के द्वारा सृजित चेतना की दशाओं के आत्मगत उद्घाटन का प्रयास लक्षित हुआ। तुर्गनेव के रेखा चित्र और चेखव जो है वो कहाँ के, रूस के हैं, तो की कहानियों में परिवेश और चेतनशीलता के विशेषण वास्तविक रूप में उद्घटित होने वाली घटनाओं से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इसी तरह गोगोल की जो ओवरकोट 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, ठीक है, पूर्वार्ध में रूस में की सर्वाधिक प्रभावशाली कहानी मानी जाती है। यथार्थवाद के तत्वों यानी पात्रों के दैनिक जीवन के नैसर्गिक ब्योरों के साथ फंतानी फैंटेसी जो होती है के तत्वों यानी केंद्रपात भूत के रूप में लौटता है के मिश्रण द्वारा गोगोल की कहानी जो प्रभाव पैदा करती है वो दोस्तोयेव्स्की की अंडरग्राउंड मैन जो राइटर हैं, अंडरग्राउंड मैन के प्रभाववाद और तोल्स्टॉय की जो इवन इलिच के यथार्थवाद दोनों को पूर्वाशित करती दिखाई देती है, ठीक है। और तुर्गनेव आदि की राइटर्स के बारे में बात की गई। इसी तरह एंटन चेखव की तुलना में मोपांसा से की जाती है। चेखव जो है वो रूस के हैं और मोपांसा जो है फ्रांस के, दोनों की तुलना की जाती है। पर सुगठित कथन युक्त कहानियां लिखने में उनकी रुचि ना के बराबर है। वे वास्तव में वस्तु पर कहानियों का रूसी बादशाह है। चेखव जो है वस्तु पर कहानियां लिखते हैं और चेखव की कहानी में वास्तव में अधिक कुछ घटता नहीं दिखाई पड़ता है, यद्यपि उतने से ही उसके पात्रों, उसकी जिंदगी के स्वरूप का बहुत कुछ उद्घटन हो जाता है। और मोपांसा जो है घटना को फोकस करता है, जबकि चेखव की नजर चरित्र पर होती है, ठीक है। और द डार्लिंग इन द रेविन आदि कहानियां चेखव की जो रचनाएं हैं। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 धाराओं की बात की गई। यूनाइटेड स्टेट में भी जर्मन की तरह छोटी कहानी का विकास 2 धाराओं में हुआ। एक धारा यथार्थवादी कहानी के रूप में सामने वस्तुनिष्ठ ढंग से ऊपर वास्तविक एक दिखने वाले स्थलों, घटनाओं, व्यक्तियों का चित्रण करती है। तो 19वीं शताब्दी को उत्तरार्ध की आंचलिक कहानियां जो हैं, जो कुछ राइटर्स के नाम दिए हैं कि कहानियां भी शामिल है, जिसमें जेबी केबल जो मैंने आपको कॉलम बनाया था उसमें उन नाम भी लिखा था, जेबी केबल हो गए, हर्ट हो गए और उसके तहत सेरा ऑन जेवेट आदि की कहानियां भी शामिल है। इसी प्रकार की दूसरी धारा प्रभाववादी कहानियों की थी, जिसमें कथक की चेतना और मनोवैज्ञानिक प्रकृति कथा को रूप और अर्थ प्रदान करती है। आत्मनिष्ठता के तत्व पर आधारित ये कहानियां बाहरी तौर पर नाम मात्र को यथार्थवादी होती हैं। कुछ ऐसे लेखक भी हैं जो दोनों तरह की कहानियों के विकास में योगदान किया। इसमें इरविन ने कतिपय यथार्थवादी स्केच लिखे, जिसमें उसने सावधानी के सात पात्रों के रूप, रंग, कार्य, व्यापारों का दस्तावेजीकरण किया। इरविन ने ऐसी कहानियां भी लिखी जिसमें ब्यौरा दृश्यमान यथार्थ से नहीं, पात्र की चेतना से भीतर से निकलते हैं। यानी कि इरविन के बारे में कहा गया है, जो इरविन है जो वो लिखते थे ना, वो तो कई बार उन्होंने ऐसी रचनाएं की हैं जो उन्होंने अपनी नाम छुपा कर लिखे हैं। रिप वैन विंकल जो है वो स्कूल की टेक्स्ट बुक में भी आज भी पढ़ाई जाती है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इस कहानी में क्या होता है कि कोई जो व्यक्ति होता है वो 20 साल तक सोया ही रहता है, उसके बाद फिर वो जब अपने यहाँ आता है तो वहाँ अमेरिका की पूरी स्थिति ना पूरी बदल चुकी होती है। वहाँ पर उसकी वाइफ भी मर चुकी होती है, उसको मरने का दुख नहीं होता। जो वहाँ का शासक होता है वो बदल चुका होता है, अमेरिका आज़ाद हो चुका है। तो ये सब चीज़ें इसमें रिप वैन विंकल में दिखाया गया है। वहीं पर द लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो, इसमें हेडलेस हॉर्स मैन है जिसका सर नहीं है, उस पर बात की गई है। तो ये उनके राइटअप्स हैं और वो अमेरिका में ही नहीं, ब्रिटेन और यूरोप में भी फेमस हुए थे। और ब्रिटेन के एक फेमस राइटर थे सर वॉल्टर स्कॉट, वो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, ठीक है। तो जैसे मैंने ऐसे किसी भी तरह मतलब अपनी भाषा में जो मर्जी मेरे को जैसे समझ में आया मैंने लिख लिया, तो आप भी ऐसे लिख सकते हो और इनको डाल सकते हो, ठीक है, और इनको पढ़ सकते हो, आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो उसके बाद हम ये जो समरी है उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है पैराग्राफ, वो पढ़ेंगे, उसको इस पैराग्राफ को बिल्कुल नहीं छोड़ना। देखो, छोटी कहानी के विकास में स्केच उपाख्यान की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। स्केच और उपाख्यान पर हमने बहुत अच्छे से बात की है, टेल्स पे और स्केच पे, है ना। और निकोलाई गोगोल जो है रूस के हैं, इसी तरह हॉथॉर्न जो है, ठीक है, वो उन पर बात की गई है। और हॉथॉर्न जो हैं वो तो अमेरिका के हैं, ठीक है। हॉफमैन और इसी तरह हेनरिक ऑफ क्लाइस्ट ये कि जर्मन के हैं। इसी तरह प्रोफेसर मेरमी और पो जो हैं, ठीक है, इन पर बात की गई है। और प्रोफेसर मेरमी जिसे फ्रांस के हैं। और आदि स्केच के तत्वों
के साथ उपाख्यान के तत्वों के मिश्रण करके छोटी कहानियों को अस्तित्व में लाया गया। और कुछ आलोचकों के अनुसार छोटी कहानी के उदय के मूल में साहित्यिक स्वच्छंदतावाद और साहित्यिक यथार्थवाद दोनों का योगदान है। ठीक है, साहित्यिक स्वच्छंदतावाद यानी रोमांटिसिज्म और क्या बोलते हैं रियलिज्म जो है वो दोनों का किस प्रकार योगदान है उस पर हमने बात की थी। स्वच्छंदतावाद ने छोटी कथा के भीतर उद्घाटित किए जा सकने वाले अद्भुत असामान्य भावबोधों और उत्तेजनापूर्ण अनुभवों के प्रति रुचि जागृत की। यथार्थवाद ने क्या किया कि यथार्थवाद ने समकालीन परिस्थितियों पर असंदिग्ध विश्वसनीयता के साथ लिखने की प्रेरणा दी। ठीक है, तो स्वच्छंदतावाद ने किस प्रकार योगदान दिया, यथार्थवाद ने किस प्रकार योगदान दिया, उस पर बात हुई है। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी में आधुनिक छोटी कहानी लगभग एक साथ जर्मन, रूस, फ्रांस, अमेरिका, ठीक है, में विकसित हुई। जर्मन के गोयते, वही नाम फिर से वापस आ रहे हैं, जर्मन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड स्टेट के आदि ने कहानी को आधुनिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो इस प्रकार हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी पे अपने शॉर्ट स्टोरी की जो भी लाइनें आपको अच्छी लगती हैं और कुछ राइटर्स के नाम लिखकर याद कर लेंगे और एग्ज़ाम में आएगा तो आप लिख लेंगे। आपको ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ के चले जाएंगे और आप एग्ज़ाम में लिख लेंगे, नहीं, थोड़ी मेहनत करनी होती है। आप मास्टर्स कर रहे हैं और मास्टरी मतलब ये होता है एकदम पकड़ होना, तो थोड़ा मेहनत करिए और इस क्वेश्चन को अच्छा लिख कर आइए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें सो दैट हमारे जैसे लोग थोड़ा सा ग्रो कर सके, आपके लिए और ज़्यादा वीडियो लेकर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। थैंक यू।